तो हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के बारे में। ठीक है, हम लोग वैसे टॉपिक की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें 3 बैक्टीरिया को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये चौथा बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। ठीक है, अब सबसे पहले इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसमें सबसे पहला आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट वो मॉर्फोलॉजी में ही इंट्रोडक्टरी पार्ट इंक्लूड कर दिया है बुक में, तो हम भी वैसे ही चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहला टॉपिक है अपना मॉर्फोलॉजी। ओके, तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट है कि दीज आर ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। ये एक ग्राम पॉजिटिव और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है हैविंग नॉन बल्जिंग ओवल स्पोर। यहाँ पर देखो ये जो वर्ड आया है नॉन बल्जिंग, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया है जो कुछ इस तरह का है, ठीक है, और एक बैक्टीरिया कुछ इस तरह का है। ओके, इसमें तुमको थोड़ा सा ये बल्ज्ड पार्ट दिख रहा है। तो अगर स्पोर हमारा ओवल हो, ठीक है, ओवल शेप में हो और बल्जिंग ये उठा हुआ पार्ट दिखे तो इसको बोलेंगे बल्जिंग ओवल स्पोर। और नॉन बल्जिंग मतलब ये एक सिमेट्रिकल टाइप में है, और अगर इसमें स्पोर ओवल टाइप में है और इसमें कोई उठाव नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन बल्जिंग ओवल स्पोर। तो 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक में इस टाइप का शेप होता है और एक में इस टाइप का शेप होता है। ठीक है, तो ये वाला जो बैक्टीरिया है वो कैसा है? नॉन बल्जिंग। ओके, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कि द स्पोर में भी टर्मिनल और सब टर्मिनल। इसमें जो स्पोर होता है या तो वो टर्मिनल हो सकता है, ऐसे अगर ये बैक्टीरिया है तो या तो टर्मिनल लास्ट में पाया जाएगा और या तो सब टर्मिनल मतलब टर्मिनल से थोड़ा सा हट के पाया जाएगा। तो मॉर्फोलॉजी में 3 पॉइंट हम लोग को देखना था। सबसे पहला था कि दीज आर ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हैविंग नॉन बल्जिंग ओवल स्पोर। नेक्स्ट है द स्पोर में भी टर्मिनल और सब टर्मिनल। नेक्स्ट ये इसका फिगर हो गया अपना, जो कुछ इस तरह से दिखता है हम लोग को। ये हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऐसा दिखता है, और ग्राम स्टेनिंग जब करवाते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट तो हम लोग का मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गया, उसका एक फिगर देख लिए। नेक्स्ट हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखते हैं जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे उसमें मॉर्फोलॉजी पढ़े थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रोथ फीचर। ग्रोथ फीचर में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये एनएरोबिक है, नॉन हीमोलाइटिक है एंड वीकली प्रोटियोलाइटिक है। सबसे पहले एनएरोबिक वर्ड क्या हो गया? जिसको कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो, मतलब ये O2 के प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट है नॉन हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक का मतलब क्या होता है? आरबीसी को ब्रेक डाउन करने वाला। तो नॉन हीमोलाइटिक का मतलब नॉट काउजिंग हीमोलाइसिस, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी नहीं होगा। नेक्स्ट है वीकली प्रोटियोलाइटिक। वीकली प्रोटियोलाइटिक का मतलब क्या हुआ? हैव लोअर कैपेसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का तोड़ने का इसके पास जो कैपेसिटी होता है वो क्या है? थोड़ा कम है, वीक है। जैसे कि जितने भी प्रोटीएज होते हैं, प्रोटीएज ASC वर्ड लगा हुआ है। ASC मतलब तोड़ता है, तोड़ने वाले प्रोटीन में लगा हुआ रहता है एंजाइम में एज वर्ड। तो इसमें ये जो होता है इसके पास जो प्रोटीन रहते हैं वो क्या होते हैं? वीकली प्रोटियोलाइटिक, मतलब पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हैं कि किसी प्रोटीन को ये तोड़ दें। तो सबसे पहला वही है पॉइंट कि इट इज़ एनएरोबिक, नॉन हीमोलाइटिक एंड वीकली प्रोटियोलाइटिक। नेक्स्ट है ऑन ब्लड एगर कॉन्वेक्स कॉलोनी हैविंग ग्रेस कलर एंड शाइनी अपीयरेंस विथ इरेगुलर मार्जिन आर फॉर्म्ड। जब इसको हम लोग ब्लड एगर पर कल्टीवेट करते हैं तो इसका कॉलोनी हमको कैसा मिलता है? कॉन्वेक्स शेप में, और ये ग्रेस कलर में। ग्रेस क्या है? ग्रेस कलर कैसा होता है? अगर हम लोग ब्लैक और वाइट को मिक्स करते हैं तो जो कलर बनता है वो ग्रेस टाइप में होता है, ठीक है, और वो फील कर सकते हैं। तो वो ये कन्वेक्स कॉलोनी विथ ग्रेस कलर एंड शाइनी अपीयरेंस विथ इरेगुलर मार्जिन आर फाउंड। इसका जो किनारा होता है वो कैसा होता है? इरेगुलर। तो उसका इन्फॉर्मेशन यही है कि ऑन ब्लड एगर कॉन्वेक्स कॉलोनी हैव ग्रेस कलर एंड शाइनी अपीयरेंस विथ इरेगुलर मार्जिन आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू आइसोलेट इट फ्रॉम फेकल सैंपल साइक्लोसेरिन सेफॉक्सटिन फ्रुक्टोज अगर विथ एग यॉक एंड न्यूट्रल रेड इज यूज्ड एज ए सिलेक्टिव मीडियम। अब ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, ये जनरली
ह्यूमन बींग्स के फीकल सैंपल में ये प्रेजेंट रहता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, उसी तरह इसका जो सैंपल लिया जाता है ह्यूमन बींग्स में, अगर किसी पेशेंट से लेना है तो फीकल मैटर को लेते हैं। तो फीकल मैटर से इसको इसकी जिस सैंपल में जिस कल्चर मीडियम में इसको ग्रो करवाते हैं उसका नाम क्या है? साइक्लोसेरिन सेफोक्सटिन फ्रुक्टोज अगर। उसके साथ और क्या लेते हैं? एग का यॉक लेते हैं। और नेचुरल रेट, नेचुरल रेट क्या है? नेचुरल रेट एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एज ए पीएच इंडिकेटर इन मीडियम यूज होता है। फिर से बता रहे हैं, किसी पेशेंट के फीकल सैंपल से अगर इस बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है, निकालना है, इसका स्टडी करना है, तो हम लोग जो एगर का यूज करते हैं उसका नाम क्या है? साइक्लोसेरिन सेफोक्सटिन फ्रुक्टोज एगर। और उस एगर के साथ हम लोग और क्या लेते हैं? यॉक लेते हैं, एग यॉक लेते हैं। और न्यूट्रल रेट, न्यूट्रल रेट क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो कि एज ए पीएच इंडिकेटर मीडियम में यूज होता है। तो वही है कि इन ऑर्डर टू आइसोलेट इट फ्रॉम फीकल सैंपल साइक्लोसेरिन सेफोक्सटिन फ्रुक्टोज एगर विथ यॉक एग एंड न्यूट्रल रेट इज यूज्ड एज ए सिलेक्टिव मीडियम। तो सबसे पहला, अभी तक हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक में मॉर्फोलॉजी देख लिए हैं, दूसरा हम लोगों ने ग्रोथ फीचर देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायरुलेंस फैक्टर। तो वायरुलेंस फैक्टर में सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि ये 2 टॉक्सिन निकालता है, ठीक है। इसके पास 2 टॉक्सिन होता है, एक होता है टॉक्सिन ए और एक होता है टॉक्सिन बी। अब देखते हैं दोनों क्या क्या होता है। तो टॉक्सिन ए विच इज इंटेरोटॉक्सिन, इट काउज फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन बॉवेल थेरेपी थेरेपी नहीं, देयर बाय कॉजेज डायरिया। तो इसके पास जो पहला टॉक्सिन है जिसका नाम क्या है? टॉक्सिन ए। टॉक्सिन ए क्या है? एक इंटेरोटॉक्सिन है, ठीक है। अब बाहर डिविन बाय इंटेरोटॉक्सिन, तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर लिखना होगा तो नोट्स बनाते समय लिखिएगा। अब आपको हम बता रहे हैं कि इंटेरोटॉक्सिन क्या होता है। तो टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया दैट काउजेज जीआईटी सिम्टम लाइक डायरिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। फिर से बता रहे हैं, इंटेरोटॉक्सिन एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये हमारे जीआईटी में क्या क्या सिम्टम्स शो करवाने में सक्षम है? डायरिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो इंटेरोटॉक्सिन क्या है अगर लिखना है तो टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया दैट काउजेज जीआईटी सिम्टम लाइक डायरिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। ये जो इंटेरोटॉक्सिन रहता है ये हमारे इंटेस्टाइन को टारगेट करता है, इसीलिए ये वर्ड है इंटेरोटॉक्सिन। तो टॉक्सिन ए क्या है? एक इंटेरोटॉक्सिन है। ये क्या करवाता है? इट काउज फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन बॉवेल, हमारे जीआईटी में बॉवेल का मतलब क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कलेक्टिवली हम लोग एक वर्ड से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं बॉवेल या बॉबल, ठीक है। तो ये उस बॉवेल में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन करवाता है। जब वहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो उस पर्सन में क्या देखने को मिलेगा? डायरिया। डायरिया क्या होता है? तो डायरिया के बारे में बता रहे हैं, एट लीस्ट 3 लूज मोशन, एट लीस्ट 3 लूज वाटरी बॉबली मूवमेंट इन ए डे। फिर से बता रहे हैं, डायरिया क्या होता है? एक दिन में कम से कम 3 बार अगर किसी व्यक्ति को वाटरी बॉबल मूवमेंट हुआ है तो उस पर्सन को बोलेंगे कि डायरिया हुआ है, ठीक है। तो टॉक्सिन ए क्या करवाता है? टॉक्सिन ए विच इज एन इंटेरोटॉक्सिन, इट काउजेज फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन बॉवेल देयर बाय काउजेज डायरिया। डायरिया क्या है? एक दिन में कम से कम 3 बार वाटरी लिक्विड फीकल मैटर जैसे बाहर आना चाहिए। नेक्स्ट है टॉक्सिन बी। टॉक्सिन बी क्या है? टॉक्सिन बी इज ए साइटोपैथिक एंड लेदर। लेदर मतलब क्या होता है? जानलेवा। अब ये वर्ड को देखते हैं कि साइटोपैथिक क्या होता है, ठीक है। तो साइटोपैथिक क्या है? इसका डिफिनीशन सुनिएगा, द इफेक्ट काउज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट लीड टू डैमेज और डीजनरेशन ऑफ द होस्ट सेल। साइटोपैथिक क्या है? साइटोपैथिक एक इफेक्ट है जो किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा। और ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करता है, जिस सेल में ये जाके रहता है, मतलब होस्ट के सेल को यह क्या करता है? मार देता है। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं साइटोपैथिक। फिर से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है, वो किसी व्यक्ति के अंदर गया, उस व्यक्ति के अंदर जाके किसी सेल में जाके अपना वो जीवन यापन कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसा वो टॉक्सिन निकाला जिससे वो जिसमें रह रहा था उसी को मार दिया। तो इस इफेक्ट को बोलेंगे साइटोपैथिक। और जिस केमिकल के द्वारा ये काम हुआ वो कौन सा केमिकल है? टॉक्सिन बी। तो टॉक्सिन बी इज ए साइटोपैथिक एंड लेथल।
यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैथोजेनिसिटी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैथोजेनिसिटी। तो इसमें सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि द ऑर्गेनिज्म इज फाउंड एवरीवेयर इन द इन्वायरमेंट। ये जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है ये हमारे इन्वायरमेंट में जनरली सभी जगह पाया जाता है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि द ऑर्गेनिज्म इज फाउंड एवरीवेयर इन द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इज एसोसिएटेड विद एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, जिसको शॉर्ट में AAD बोलते हैं, और एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस, जिसको शॉर्ट में हम लोग AAC बोलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो हमारा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है ये क्या क्या करवाता है, कौन सा बीमारी करवाता है। तो सबसे पहला बीमारी का नाम क्या है, AAD। AAD का मतलब एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, और नेक्स्ट है AAC, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस। अब देखते हैं कि AAD क्या होता है और AAC क्या होता है। तो AAD क्या है, अगर कोई व्यक्ति एक एंटीबायोटिक ले रहा है, अगर किसी व्यक्ति को एंटीबायोटिक चल रहा है और जैसे ही वो एंटीबायोटिक ड्रग्स का कंजप्शन किया, वो खाया, उसके बाद उस व्यक्ति में लूज वाटरी स्टूल का कंडीशन देखा गया। तो लूज वाटरी स्टूल जो का कंडीशन जो आया है वो एंटीबायोटिक लेने के बाद आया है। मतलब इसका रीज़न क्या है, एंटीबायोटिक है उसके, और नहीं वो नॉर्मली उस पर्सन में ये बीमारी स्टूल बना नहीं था, कोई और बीमारी था। उस बीमारी के चलते वो व्यक्ति को एंटीबायोटिक चलाना पड़ रहा। जैसे ही डॉक्टर या नर्स जो भी उस व्यक्ति को एंटीबायोटिक दिए तो उस पेशेंट में एक नया बीमारी आ गया, कौन सा, लूज वाटरी स्टूल वाला। तो ये जो एंटीबायोटिक देने के बाद जो लूज वाटरी स्टूल वाला प्रॉब्लम आया है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। ऐसा डायरिया जो कि एंटीबायोटिक के कारण हुआ है, ठीक है, वो हो गया AAD। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस। अब कोई व्यक्ति को फिर से देखते हैं, किसी व्यक्ति को किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था, उसको एंटीबायोटिक चला रहे हैं, लेकिन एंटीबायोटिक उसको 1 सप्ताह 2 सप्ताह लगातार चला दिया कोई आदमी है, जो भी डॉक्टर साहब थे चला दिए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है। तो जैसे ही आप उस आदमी को एंटीबायोटिक दिए हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में जो हेल्पफुल बैक्टीरिया था उस पर भी वो इफेक्ट करेगा, तो मतलब उसको ख़त्म कर देगा। तो उसके कारण उस पेशेंट में उसके कोलोन में, मतलब कोलोन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स एसोसिएटेड कोलाइटिस। आइटिस वर्ड है मतलब कोलोन का इन्फ्लामेशन, ठीक है, कोलाइटिस मतलब कोलोन का इन्फ्लामेशन। कोलोन का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कलेक्टिवली हम लोग कोलोन बोल सकते हैं। तो ये जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल था, इससे 2 बीमारी होता है, AAD और AAC। एक लाइन में अगर समझाएं तो एंटीबायोटिक के कारण, एंटीबायोटिक कंजप्शन के कारण अगर किसी व्यक्ति में लूज वाटरी स्टूल वाला प्रॉब्लम आया है तो इसको बोलेंगे AAD। और अगर किसी व्यक्ति के इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हुआ है ड्यू टू यूज लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक, वो व्यक्ति लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज कर रहा था उसके कारण आया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस। नेक्स्ट है अनदर फेटल इन्फेक्शन स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस PMC इज ऑल्सो ड्यू टू दिस ऑर्गेनिज्म ऑल दाउ स्टाइफ्लोकोकस ऑरियस, शॉर्ट में एस ऑरियस लिखे हैं, ऑन एंड क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस में एल्सो काउज इट। अब यहाँ पर लिखा है कि इसमें एक और अनदर बीमारी है जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PMC। PMC का फुल फॉर्म है स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस। इसमें क्या होता है कि इसमें सीवियर इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट फॉलोइंग एंटीबायोटिक यूज। लगातार अगर कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक का यूज कर रहा है तो कभी कभी देखा जाता है कि सीवियर इन्फ्लामेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्यूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होगा, वाटरी डायरिया आ जाएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प आ जाएगा, फीवर आ जाएगा। तो ये जो होता है ये सिर्फ इसके कारण नहीं होता है, इसको और मदद कौन कौन करता है, स्टाइफ्लोकोकस ऑरियस और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 बीमारी के बारे में देखें। सबसे पहले देखें AAD, दूसरा है AAC, तीसरा है PMC। जनरली ये तीनों किसके कारण हो रहा है, यूज ऑफ एंटीबायोटिक। तो हम लोग को यहाँ से ये सीख मिल रहा है कि एंटीबायोटिक बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। आप एक बीमारी को ठीक करने के लिए खा रहे हैं, हो सके आप दूसरे को इन्वाइट कर रहे हैं, और लगातार एंटीबायोटिक का सेवन भी
नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पैथोजेनिटी में ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैथोजेनिटी कंटिन्यू है कि द ऑर्गेनिज्म ओवर ग्रो इन कोलोन व्हेन द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ गट इज डिस्ट्रॉयड टू लार्ज एक्सटेंट ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट स्पेशली एम्पिसिलिन एंड क्लिंडामाइसिन। यहाँ पर इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि ये जनरली जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हम लोग को उतना इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं जैसे कि एम्पिसिलिन ले रहे हैं और क्लिंडामाइसिन लॉन्ग टर्म में यूज कर रहे हैं या अपने बॉडी में दे रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो उस समय क्या होता है जो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ अदर हमारे जो इंटेस्टाइन में जो अदर फ्लोरा पाए जाते हैं, जो अदर ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको अफेक्ट करता है। उनको अफेक्ट करता है मतलब उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो जब नॉर्मल वाले को डिस्ट्रॉय करता है तो ये जो होता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल ये अपना नंबर वहाँ पर बढ़ा लेता है, और जैसे ही अपना नंबर बढ़ा लेता है तो फिर व्यक्तियों में क्या प्रॉब्लम डिजीज काउज करने में सक्षम हो जाता है। देखो हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में रहता है, कम नंबर में रहता है, हम लोग में कोई साइन सिम्टम नहीं दिखाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म में एम्पिसिलिन और क्लिंडामाइसिन का यूज किया तो क्या होता है जो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द गट रहता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन डिस्ट्रॉय किया है? वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं किया, ये एम्पिसिलिन और क्लिंडामाइसिन डिस्ट्रॉय किया। जब इसका नंबर कम गया है तो इसको यहाँ पर ग्रो करने का चांस मिल जाता है, तो वहाँ पर ये जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है उसका ओवर ग्रो हो जाता है, मतलब जितना नंबर रहना चाहिए था उससे ज़्यादा नंबर हो जाता है, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यही वाला रूल यहाँ भी काम करता है। तो वही है द ऑर्गेनिज्म ओवर ग्रो इन कोलोन व्हेन द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ गट इज डिस्ट्रॉयड टू लार्ज एक्सटेंट ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट स्पेशली एम्पिसिलिन एंड क्लिंडामाइसिन। नेक्स्ट है पीपुल ऑन प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक थेरेपी एल्डरली और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन। जनरली कोई अगर नॉर्मल व्यक्ति है जैसे कि हम लोग के एज में कोई व्यक्ति है तो उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो कि लंबे समय तक एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहा है, किसी व्यक्ति को लंबे समय तक एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहा है, या कोई एजेड पीपुल है या जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, वैसे पीपुल क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन के हाई रिस्क पर होते हैं। उन व्यक्तियों में ज़्यादा इसका चांस है कि इसका इन्फेक्शन हो जाए, नॉर्मल ऐसे पीपुल में इसका इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वही इन्फॉर्मेशन है कि पीपुल ऑन प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक थेरेपी एल्डरली और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन। नेक्स्ट ये वाला पार्ट को समझना है, जैसे कि क्या है कि कोलेस्ट्रीडियम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है ये वाला पार्ट, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल स्पोर एक्सपोजर हुआ ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर इन्वायरमेंट में था, ये ह्यूमन बींग्स इसके संपर्क में आया, इसके संपर्क में इसके गट में गया तो यहाँ पर जर्मिनेशन हुआ है। तो जब जर्मिनेशन होता है तो प्राइमरी बाइल एसिड को इंक्रीज करता है और सेकेंडरी बाइल एसिड को डिक्रीज करता है, बस इतना ध्यान रखना है। फिर इसका वेजिटेटिव ग्रोथ हुआ, फिर अपने इंटेस्टाइन में हमारे इंटेस्टाइन में इसका कोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया। कोलोनाइजेशन करने का मतलब अपना नंबर को बढ़ाया है, तो डिजीज डेवलपमेंट होगा, टॉक्सिन प्रोडक्शन होगा। टॉक्सिन कौन कौन? टॉक्सिन ए और टॉक्सिन बी। टॉक्सिन ए क्या था? इंटेरोटॉक्सिन था, और टॉक्सिन बी क्या था? साइटोपैथिक था। ठीक है, अब ये फिर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के द्वारा बाहर आएगा, इन्वायरमेंट में आएगा। अगर किसी एनिमल के कांटेक्ट में जाएगा फीकल मैटर, या किसी फूड एंड वाटर के कांटेक्ट में आएगा, या किसी हेल्थ वर्कर के कांटेक्ट में आ जाए पेशेंट से, तो फिर ये इन्फेंट में चला जाएगा। इन्फेंट से जाने के बाद कम्युनिटी में चला गया, कम्युनिटी से फिर इन्वायरमेंट में आ गया, फिर से ह्यूमन्स बींग्स में गया। इस तरह से इसका साइकिल चलते रहता है। नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस। इसको पता कैसे करते हैं? तो लैब डायग्नोसिस में इंफॉर्मेशन है कि इलाइजा इज यूज टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन इन सैंपल। इलाइजा मतलब इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है इलाइजा का, वो आपको बेहतर पता है। ठीक है, तो जो इलाइजा होता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से, इसका यूज करके हम लोग सैंपल में टॉक्सिन का प्रेजेंस या एब्सेंस का पता लगाते हैं कि किसी सैंपल में इसका टॉक्सिन ए या टॉक्सिन बी है कि नहीं। वो किसके सहायता से लैब में प्रेजेंट कर पता करते हैं? इलाइजा की सहायता से। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में हम लोग को ध्यान रखना है, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का, तो द एंटीबायोटिक गिवन अर्लियर मस्ट बी स्टॉप्ड। अगर किसी व्यक्ति को क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन हो गया है तो सबसे पहले हमको, मेरा क्या काम है, जो पहले से उस व्यक्ति को एंटीबायोटिक चल रहा था उसको रोक दिया जाएगा। तो सबसे पहला वही है कि द एंटीबायोटिक गिवन अर्लियर मस्ट बी स्टॉप, क्योंकि देखो जितना भी बीमारी हो रहा था
वो सब एंटीबायोटिक के यूज के चलते ही हो रहा था, ठीक है। चाहे वो AAD हो या वो कोलोन का इन्फ्लेमेशन हो या PMC हो, सब एंटीबायोटिक यूज करने पर ही हो रहा था, मतलब दवाई खाने से बीमारी हो रहा था। तो सबसे पहला काम क्या होगा, अगर किसी का इन्फेक्शन इसमें पता चल गया है तो सबसे पहला काम है कि द एंटीबायोटिक गिवन अर्लियर मस्ट बी स्टॉप। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ मेट्रिंडाजोल एंड वैनकोमाइसिन। उसके पहले जो एंटीबायोटिक चल रहा था उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, फिर नए सिरे से जो एंटीबायोटिक चलाया जाएगा। कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, मेट्रिंडाजोल और वैनकोमाइसिन। तो मेट्रिंडाजोल कर लीजिए और वैनकोमाइसिन की सहायता से आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह से आपका क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल में इतना ही इन्फॉर्मेशन था, इतना ही आप लोग को जानना है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर ऑन नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल।